नमस्कार दोस्तों, द एक एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम प्रिपरेशन कर रहे थे आरआरबी सिविल सीएचसी की जो भर्ती आई है स्टाफ नर्स की, नर्सिंग ऑफिसर की। उसका एमसीक्यू डिस्कशन करने वाले हैं, तो चलो शुरुआत करते हैं। तो हमारा पहला एमसीक्यू है दोस्तों, व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ ब्लड पीएच। जो ब्लड पीएच होती है उसकी नॉर्मल जो रेंज होती है पीएच की, वो क्या है। जो पीएच होती है वो आपको पता होगा 0 से 14 तक नोट किया जाता है। चलो ऑप्शन देख लेते हैं। हमारा पहला ऑप्शन है 6.8 टू 7, 7.35 से 7.45, या फिर 7.8 से 8, या फिर 6.5 से 7.5 पीएच। ठीक है, तो पीएच होती है दोस्तों, वो आपको पता ही होगा, जो एक 0 से 14 तक नोट की जाती है। अगर 7 है तो वो एकदम न्यूट्रल है, तो उसको न्यूट्रल बोला जाता है। और 7 से अगर कम होती है पीएच तो वो एसिडिक होता है। और 7 से अप होता है तो वो बेसिक होता है, अल्कलाई होता है। तो यहाँ पर जो ब्लड होता है, ह्यूमन ब्लड, तो उसका पीएच क्या होती है, नॉर्मल रेंज क्या होती है। तो वो उसका आंसर है 7.35 से 7.45। इतना पीएच ब्लड की होती है नॉर्मल रेंज। ठीक है ये। चलो हमारा अगला एमसीक्यू है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप। यहाँ पर यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप कौन सा है। आपको पता होगा हमारे ब्लड का अलग अलग ग्रुप होता है, तो यूनिवर्सल डोनर जो सबको दे सकता है ऐसा ब्लड ग्रुप कौन सा है। ए, बी, या ए बी, या फिर ओ नेगेटिव। तो दोस्तों यहाँ पर डी, जो ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप होता है वो सभी को ब्लड दे सकता है। ठीक है। हमारा अगला एमसीक्यू है दोस्तों, विच टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज प्रोवाइड बाय वैक्सीन। इम्यूनिटी प्रोवाइड कौन करता है, वैक्सीन। कौन सी इम्यूनिटी, उस इम्यूनिटी के टाइप को क्या बोला जाता है। नेचुरल इम्यूनिटी, बी है एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, पेसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, या फिर आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों बी, एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। यहाँ पर नेचुरल नहीं आएगा, पैसिव नहीं आएगा, या आर्टिफिशियल तो है, लेकिन एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है। जो हम वैक्सीन देते हैं उसमें क्या होता है, एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। हमारा अगला एमसीक्यू है दोस्तों, विच मेथड इज मोस्ट एक्यूरेट फॉर चेकिंग बॉडी टेम्परेचर। जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो मोस्ट एक्यूरेट, यहाँ पर एक्यूरेट पूछा गया है, तो वो कौन सी है मेथड। ठीक है, एक्सिलरी मेथड, या फिर ओरल, या फिर रेक्टल, या फिर टेम्पेनिक। तो जो एक्सिलरी होती है वहां से टेम्परेचर लेना सबसे एक्यूरेट होगा, या फिर ओरल से, या फिर रेक्टल से, या फिर टिम्पेनिक से। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सी, रेक्टल। जो रेक्टल होता है वहाँ का जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो एक्यूरेट आता है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइन ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया। यहाँ पर हाइपोग्लाइसीमिया का साइन कौन सा है। ऑप्शन देख लेते हैं, ड्राई स्किन, ब्लड विजन, इंक्रीज थर्स्ट, या फिर फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ब्लड विजन। जो ब्लड विजन हो जाता है, हाइपोग्लाइसेमिया में शुगर लेवल कम हो जाता है। अगर जैसे ही शुगर लेवल कम हो जाता है, आपको पता होगा उसको धुंधला धुंधला दिखाई देने लग जाता है, ब्लर विजन हो जाता है। तो पहला साइन यही होता है ज्यादातर, तो हाइपोग्लाइसेमिया तो ब्लर विजन। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट फॉर अडल्ट। यहाँ पर अडल्ट लिखा गया है और नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट पूछा गया है। हम एक जो अडल्ट होता है वो कितनी सांस लेता है पर मिनट में। तो 12 से 20 ब्रीथ पर मिनट, या फिर 20 से 30 ब्रीथ पर मिनट, 8 से 12 ब्रीथ पर मिनट, या फिर 15 से 25 ब्रीथ पर मिनट। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ए, 12 से 20 ब्रीथ पर मिनट। एक मिनट में 12 से 20 बार सांस लेता है एक अडल्ट। यहाँ याद रखिएगा, अगर ये इन्फंट या बच्चा होगा, जो पीडियाट्रिक होता है, उस पीडियाट, तो उसमें ये बढ़ जाएगा। ठीक है, तो उसकी रेंज क्या है वो आप कमेंट में जरूर बताना। फिर है क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग रेस्पिरेशन।
रेस्पिरेशन का कंट्रोल कौन करता है ब्रेन में, कौन सा पार्ट है जो रिस्पॉन्सिबल है रेस्पिरेशन पर, सेरेब्रम, मेडुलम ऑब्लंगेटा, सेरेबेलम या फिर हाइपोथैलेमस। जो हाइपोथैलेमस होता है वो आपको पता होगा दोस्तों, टेम्परेचर का कंट्रोल करता है। तो अब जो रेस्पिरेशन का कंट्रोल करता है वो हमारा है मेडुला ऑब्लंगेटा। ठीक है दोस्तों, ये याद रखिएगा, रेस्पिरेशन तो मेडुला ऑब्लंगेटा। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ हीमोग्लोबिन इन अडल्ट फीमेल। यहाँ पर अडल्ट और फीमेल पूछा गया है दोस्तों, आप क्वेश्चन को बारीकाई से ही पढ़िए, क्योंकि यहाँ पर छोटी छोटी गलतियां भी बहुत भारी पड़ सकती है। हम एक एमसीक्यू को भी जाने नहीं दे सकते, क्योंकि अगर रॉन्ग हो गया तो कई सारे मार्क्स आपके ले जा सकता है। तो जो हीमोग्लोबिन है एचबी, वो किस में, फीमेल में, और वो भी अडल्ट में। तो यहाँ पर देखिए 12 से 16 ग्राम पर डीएल, या फिर 10 से 14, 13 से 18, या फिर 11 से 15। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ए। ठीक है, 12 से 16 फीमेल में। अगर मेल होता तो यहाँ पर थोड़ा बढ़ जाता, 14 से 18 तक, या फिर 16-17 तक होता है। मेल में थोड़ा ज्यादा होता है एचबी, और फीमेल में थोड़ा कंपेरेटिवली 1 या 2% लो होता है। Which of the following disease is the transmitted by the Aedes mosquito? तो एडिस मस्कीटो उससे कौन सा डिजीज होता है, मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस, डेंगू या फिर कॉलेरा। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सी, डेंगू। ठीक है, एडिस मस्कीटो दोस्तों तो डेंगू। मलेरिया में कौन सा मस्कीटो या किसके वजह से होता है ये आप कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, और माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो होता है उससे होता है टीबी। और कॉलेरा किससे होता है तो आप कमेंट में जरूर बताना, कॉलेरा करके डैश करके आप उसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म लिखिएगा। विच इज द प्रीफर्ड साइट फॉर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन इन एन इन्फंट। यहाँ पर इन्फंट पूछा गया है, इन्फंट किसे कहते हैं दोस्तों, तो जो इन्फंट होता है 1 साल की उम्र तक का जो बच्चा है उसको इन्फंट बोला जाता है। तो जो इन्फंट होता है उसमें इंट्रामस्कुलर आईएम इंजेक्शन हम देते हैं, तो कि कहाँ देते हैं, ज्यादातर प्रीफर्ड कौन सी साइट को करते हैं। ठीक है, तो डेल्टोइड मसल्स जो हमारे हाथ पर होता है वो डेल्टोइड मसल्स को करते हैं, या फिर डोर्सोग्लूटियल मसल, या फिर वास्टस लेटरलिस मसल, या फिर रेक्टस टिमोरिस मसल। तो इसका सही आंसर है वास्टस लेटरलिस। ये मसल्स थाई में होता है दोस्तों, तो वहां पर ज्यादातर बच्चों को देते हैं आईएम इंजेक्शन। ठीक है, व्हाट इज द कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ ओपोइड्स एनाल्जेसिक्स। जो ओपोइड्स एनाल्जेसिक होती है उसकी कॉमन साइड इफेक्ट कौन सी है। दोस्तों जो ड्रग होती है उसकी कॉमन साइड इफेक्ट ज्यादातर पूछते हैं, तो उसकी जो ओपोइड्स एनाल्जेसिक है उसकी कॉमन साइड इफेक्ट कौन सी है। हर किसी ड्रग की कॉमन साइड इफेक्ट होती है, तो डायरिया, नोजिया, हाइपरटेंशन या फिर ब्रेडिकार्डिया। तो इसका सही आंसर है दोस्तों नोजिया। ज्यादातर कॉमन साइड इफेक्ट में नोजिया और डायरिया ये दोनों में से ही आएगा, लेकिन सबसे ज्यादा नोजिया आएगा। ठीक है, और ओपोइड्स एनाल्जेसिक में नोजिया आता है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंटीडोट फॉर हिपेरिन ओवरडोज। जब हिपेरिन का ओवरडोज हो जाता है तो उसका एंटीडोट क्या है, ये लास्ट एग्जाम में पूछा गया था दोस्तों। जो गुजरात की नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी थी 2021 में, तब ये पूछा गया था एंटीडोट ऑफ हिपेरिन। ठीक है, तो प्रोटामिन सल्फेट, बी है विटामिन के, सी एट्रोपिन, या डी नेलोक्सोन। तो इसका सही आंसर है दोस्तों प्रोटामिन सल्फेट। जो प्रोटामिन सल्फेट होता है वो हिपेरिन का एंटीडोट है। ठीक है, एंटीडोट का मतलब क्या है दोस्तों, अगर ये ड्रग देने से ये बढ़ जाता है तो इसको कम करने के लिए जो दवा दी जाती है उसको एंटीडोट बोला जाता है। ठीक है, फिर आता है विच इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं हमारे ब्लड में, उसका प्राइमरी फंक्शन क्या है। ए इम्यूनिटी को प्रमोट करना, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, ब्लड क्लोटिंग, या फिर प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हमारे ब्लड में होता है तो वो कौन करते हैं, रेड ब्लड सेल्स में एचबी जो होता है वो करता है। ठीक है,
व्हाट इज द नॉर्मल पोटेशियम लेवल इन ब्लड। हर बार दोस्तों ये एग्जाम में पूछा जाता है लेवल ऑफ इन ब्लड। तो जो नॉर्मल पोटेशियम का हो गया, सोडियम का हो गया, वो सारे आप लिख लीजिएगा और रट के जाना, ठीक है। ये पूछेगा ही, एक एक एमसीक्यू तो जरूर होगा। तो पोटेशियम का नॉर्मल लेवल इन ब्लड क्या है, तो 3.55 MEq पर लीटर, या फिर 4 से 6.5 MEq पर लीटर, 2.5 से 4.5 MEq पर लीटर, या फिर 3 से 6 MEq पर लीटर। तो इसका सही आंसर है ए, 3.5 से 5 MEq पर लीटर, ठीक है, पोटेशियम का। यहाँ पर फिर एक बार लिख देता हूँ, पोटेशियम का है ये। तो आप यहाँ पर सोडियम का, कैल्शियम का, ये सारे लेवल जो है नॉर्मल ब्लड में, वो आप लिख लीजिएगा। What is the most common route for administering parenteral nutrition? कॉमन जो होता है रूट वो कौन सा है पेरेंट्रल न्यूट्रिशन देने के लिए, ओरल, इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेनस या फिर सबक्यूटेनियस। अब पेरेंट्रल न्यूट्रिशन अगर देना हो तो ओरल नहीं दे सकते दोस्तों, इंट्रामस्कुलर ज्यादा हम नहीं दे सकते, सबक्यूटेनियस में तो हम दे ही नहीं सकते। तो इसका सही आंसर है सी, इंट्रावेनस। हम पॉइंट ज्यादातर कहाँ चढ़ाते हैं, इंट्रावेनस में चढ़ा देते हैं, ठीक है दोस्तों। विच विटामिन इज असेंशियल फॉर ब्लड क्लोटिंग। ब्लड क्लोटिंग जो होता है उसमें कौन सा विटामिन असेंशियल रोल करता है, तो विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन के या फिर विटामिन B12। इसका सही आंसर है दोस्तों विटामिन के। तो विटामिन के होता है, के फॉर क्लोटिंग, याद रख दीजिएगा, क्लोटिंग, तो के, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉन्ट्रा इंडिकेशन फॉर टेकिंग एस्पिरिन। जो एस्पिरिन होती है वो किसमें नहीं दी जाती है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन पूछा गया है दोस्तों। फीवर में, पेप्टिक अल्सर डिजीज में, आर्थराइटिस में या फिर प्रेगनेंसी में। तो दोस्तों जब पेप्टिक अल्सर होते हैं तब एस्पिरिन नहीं दी जाती है। फीवर के लिए, फीवर में दी जाती है, आर्थराइटिस या प्रेगनेंसी में भी दी जाती है, लेकिन पेप्टिक अल्सर में ये ड्रग एस्पिरिन जो दी नहीं जाती है। विच इन्फेक्शन कंट्रोल प्रिकॉशन इज रिक्वायर्ड फॉर ट्यूबरकुलोसिस। विच इन्फेक्शन कंट्रोल प्रिकॉशन इज रिक्वायर्ड फॉर द ट्यूबरकुलोसिस। इनमें से कौन सा प्रिकॉशन जो टीबी के, ट्यूबरकुलोसिस के लिए जरूरी होता है, ड्रॉपलेट प्रिकॉशन, कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन, एयरबॉर्न प्रिकॉशन या फिर स्टैंडर्ड प्रिकॉशन। तो सबसे पहले टीबी में प्रिकॉशन लेते हैं एयरबॉर्न प्रिकॉशन। हम मास्क लगा कर रखते हैं, तो जो एयर में, जो हवा में टीबी के माइक्रोबैक्टर ऑर्गेनिज्म है वो एयरबॉर्न से हमें हमारे नाक या हमारे पास ना जाए, तो उसके लिए मास्क लगा कर रखते हैं। तो हम आएगा एयरबॉर्न प्रिकॉशन लेते हैं टीबी में, ठीक है। व्हाट इज द बेस्ट इंडिकेटर फॉर रीनल फंक्शन। रीनल फंक्शन में इनमें से कौन सा बेस्ट इंडिकेटर है, सीरम पोटेशियम लेवल, ब्लड प्रेशर, क्रिएटिन लेवल या फिर सोडियम लेवल। तो रीनल फंक्शन के लिए सबसे ज्यादा जो होता है जरूरी वो है क्रिएटिनिन लेवल। क्रिएटिनिन लेवल से पता चल सकता है कि रीनल फंक्शन कैसा हो रहा है। विच इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कॉज कार्डियक डिसएरिथमियासिस। जो कार्डियक डिसएरिथमियासिस होता है, हार्ट अटैक जो बोलते हैं वो होता है, ब्लॉकेज होता है, तो वो कौन से इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से होता है, हाइपोकैलेमिया, हाइपरनेट्रेमिया, हाइपोकैलेमिया या फिर हाइपोनेट्रेमिया। यहाँ पर देखिए दोस्तों, हाइपोकैल्शियमिया मतलब कि कैल्शियम कम होना, हाइपरनेट्रेमिया मतलब कि जो सोडियम लेवल है वो बढ़ जाना, फिर यहाँ पर हाइपोकैलेमिया मतलब कि पोटेशियम लेवल होता है वो कम हो जाना, और हाइपोनेट्रेमिया मतलब सोडियम लेवल कम हो जाना। तो इसका सही आंसर है सी, हाइपोकैलेमिया। जब पोटेशियम लेवल कम हो जाता है उसकी वजह से कार्डियक डिसरिथमियासिस होता है, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं है कि तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा अगला वीडियो देखने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए, और एमसीक्यू के सीरीज के डिस्कशन के सारे वीडियो देखने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए। थैंक यू।